ऐसे 200। हेलो एवरीवन, हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ऐसे 200 की सीरीज़। तो वैसे एग्ज़ाम के लिए इतने रेलेवेंट नहीं है ये ऐसे 200 200, लेकिन फिर भी हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। ऐसे 200 क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे। दिस ऐसे क्या बोलता है कि भाई दिस ऐसे, इस ऐसे में क्या बोलता है कि ऑडिटर को क्या है, ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल आर फ्री फ्रॉम द मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। कि वो ऑडिटर क्या है, ऑब्टेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाया वो मैटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। उसके बाद क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस is high level of assurance and to reduce the audit risk at separate low levels। यानी जो रीजनेबल एश्योरेंस है वो हाई लेवल के एश्योरेंस है, यानी कि ये नहीं कि फालतू का कोई हमने ऐसे ही मतलब एश्योरेंस ले लिए, मतलब उनमें पूरी हमने मतलब क्वालिटी वाले एश्योरेंस है। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब क्वालिटी वाले एश्योरेंस है, जिससे हमारा रिस्क है वो लो एक्सेप्टेबल लो लेवल का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है, इसमें इसका कोड है एफएसी यानी कि द एफएसी इसका मतलब है यानी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उनका नेचर क्या है, यानी कि वो बहुत बड़े एक वास्ट एरिया कवर करते हैं, तो मतलब इस वजह से हम पूरे एविडेंस नहीं ले पाते। उसके बाद नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, हम क्या डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर करते हैं, यानी कि तो अगर डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से हम क्या कर सकते, तो इस वजह से हम मतलब ये एक लिमिटेशन है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की। और दूसरा नीड टू ऑडिट टू बी कंडक्टेड विद इन रीजनेबल टाइम एंड एट ए रीजनेबल कॉस्ट। जो हमारा कॉस्ट है और टाइम हमें लिमिटेड मिलता है, तो और कॉस्ट भी हमारे कॉस्ट को भी देखना पड़ता है क्योंकि ऑडिट फीस बहुत कम मिलती है। यानी कि एक उसको ऑडिट फीस को कंसिडर में और टाइम को कंसिडर करके ही हम अपना एक तो मतलब रिपोर्ट इशू करते हैं। तो ये सारी तीन चीज़ें ऐसे नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऐसे ए से क्या है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एंड सी से क्या है कंडक्टेड विद रीजनेबल टाइम एंड रीजनेबल कॉस्ट। उसके बाद है प्रोफेशनल सिलेक्टिव जजमेंट क्या है, ये कोई तो इंपॉर्टेंट नहीं है, और प्रोफेशनल जजमेंट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्या है, क्वेश्चनिंग माइंड, ऑडिटर का क्वेश्चनिंग माइंड होता है कि वो बीइंग अलर्ट होता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिससे वो अलर्ट रहता है, बस ये है, इसमें कुछ नहीं है। ऑडिटर जजमेंट क्या है, जो ऑडिटर जजमेंट मतलब जो एक्सपीरियंस होता है, उसका ट्रेनिंग होती है, वो सारा सब कुछ मिला के वो अपना ऑडिट में लगा देता है, उसको बोलते हैं जजमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यू टू रेडी टू कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस क्वेश्चन को इसको हम प्रीकंडीशन भी बोलते हैं। ये प्रीकंडीशन भी सेम आंसर का प्रीकंडीशन में भी सेम आंसर है जो ऐसे 210 में है, तो ये बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है। ये हमारा एसआरएस में भी यूज होता है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। इसका कोड है फाडू, फाडू कोड है इसका, फाडू यानी कि फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट की। सबसे क्या है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, यानी कि जो वो क्या करेगा, जो हमारे जो है मतलब जो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एज पर एफआरएफ यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बनाएगा। उसके बाद डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल्स, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटर कंट्रोल टू एनेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम द मैटेरियल। वो क्या करेगा, डिजाइन करेगा मैनेजमेंट को, जो इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस डिजाइन करेगा, इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस इंटरनल कंट्रोल का। उसके बाद है प्रोवाइड ऑडिटर को ऑल इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू प्रिपरेशन एंड फाइनेंशियल, ऑल इन्फॉर्मेशन पढ़ाएगा जो भी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है। एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट ऑडिटर रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से मांगेगा। और तीसरी क्या है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी फ्रॉम whom ऑडिटर कैन ऑब्टेन एविडेंस। कोई भी ऐसा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं होना चाहिए उसको ऑडिटर जिससे उसको रोका जाए ऑडिट एविडेंस लेने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा, यानी दोबारा से एक बार करते हैं फाडू, एफ ए और डी और यू। एफ से क्या था एफआरएफ डिजाइन ऑफ डिजाइन इंप्लीमेंटेशन इंटर कंट्रोल। ए से क्या है ऑल इन्फॉर्मेशंस, और से एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यू से अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। उसके बाद है हमारा certain assertions to subject matter, certain assertions to subject matter where it is difficult to detect material misstatement due to potential effect of inherent limitation। यानी कौन कौन सी assertions है जिनकी वजह से हम
हमें डिफिकल्ट हो जाता है, हमें मतलब कि मैटरियल स्टेटमेंट को, मतलब किन वजह से हुई है। सबसे पहले क्या आता है, फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट और क्लोजर्स। जो हमारे जो फ्रॉड करते हैं वो सीनियर मैनेजमेंट करती है, और वो कोलिजन होता है, यानी सब मिले जुले होते हैं, और वो इस लेवल का फ्रॉड होता है कि ऑडिटर्स को ढूंढ नहीं पाता। एक मतलब एक बहुत ही एक कह सकते हैं हम एक प्लांट में किया जा सकता है जिसको ऑडिटर ढूंढ नहीं पाता, मतलब उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्लीटेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। और उसमें जो क्या होता है, एग्जिस्टेंस और रिलेटेड पार्टी होती है, उनमें उन दोनों का रिलेशनशिप होता है, उस वजह से भी हम ढूंढ नहीं पाते चीजें। ओकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। कई बार हमारा नॉन कंप्लायंस और लॉ रेगुलेशन की वजह से भी हमारा मेटल मिसस्टेटमेंट हो जाती हैं। फ्यूचर इवेंट दैट कंडीशन में कास्ट केस टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न्स। जब हमारा हमारी कोई भी ऐसी इवेंट्स होती है और इवेंट होती है जो हमारे कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न, हमारे गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट डालती हैं, तो उसको उसकी वजह से भी हम मेटल मिसस्टेटमेंट हो जाती हैं। यानी कि इसका कोड है SLRG, यानी फ्रॉड इन्वॉल्व बाय सीनियर मैनेजमेंट एंड एल से occurrence of law compliance of non compliance of the law and regulations। R से क्या है, existence of completeness of related party relationship and transaction। G से future event and condition that entity keys to be continuous going concern, यानी कि going concern से वो अब वो going concern नहीं रह सकता। यानी ये होगा हमारा SO, हमारा 200 का रिवीजन। अब आते हैं हम अगले एस्से पे, 210 पे। 210 है हमारा एग्री द टर्म ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, सॉरी। उसके बाद क्या है, एज पर दिस ऑब्जेक्टिव ऑडिटर टू एक्सेप्ट कंटिन्यू एंगेजमेंट व्हेन ओनली व्हेन कंडीशन ऑफ ऑडिट आर प्रेजेंट एंड देयर इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट अबाउट टर्म। यानी कि हम कब ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, यानी जब मैनेजमेंट हमारी कंडीशन को मान जाएगा तभी हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दो केस होते हैं, हम इस बात को ध्यान रखना। एक होता है ऑडिट एक्सेप्टेंस, अगर हमारी कंडीशन उसने नहीं मांगी तो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन बीच में कोई मैनेजमेंट ने हमारी कोई चीजें नहीं मानी, यानी कोई हमारी कंडीशन नहीं मानती, तो हम विड्रॉल करते हैं। और यहाँ पे क्या हम एक्सेप्ट ही नहीं करते ऑडिट में। अगर पहली कोई कंडीशन मैनेजमेंट ने नहीं मानी हमारे ऑडिट एक्सेप्टेंस करने से, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रीकंडीशंस। ये वही वाला क्वेश्चन है जो 200 में पढ़ा था हमने, फॉरवर्ड इसका कोड। तो एक बार देख लेंगे। डिटरमाइन एज पर डिटरमाइन व्हेन, इसमें एक एक्स्ट्रा है, इसमें एक एक्स्ट्रा है, डिटरमाइन वेदर एफआर अप्लाइड इन प्रिपरेशन इज एक्सेप्टेबल। यानी कि प्रीकंडीशन जो हमारा एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो इसमें जो क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे जो एफआरएफ जो दिया है मैनेजमेंट वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। उसके बाद वो ये सारे दूसरे जो हमें लगाए वही वाले हैं। ऑब्टेन एग्रीमेंट विद मैनेजमेंट दैट इज एक्नॉलेज रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल। मतलब मैनेजमेंट से हम एग्रीमेंट करेंगे कि वो चीजें माने, एक्नॉलेज करे इट्स रिस्पांसिबिलिटी कि वो प्रिपेयर करेगी या प्रेजेंट करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग। ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ऑडिटर को रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑल इंफॉर्मेशन एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट। और यू से और डी से क्या है, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल टू एनेबल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज फ्री फ्रॉम द मेटल स्टेटमेंट। एंड यू से क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन एंटिटी फ्रॉम whom ऑडिटर कैन ऑब्टेन एविडेंस। यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ये हमारा वही होगा फाड़ वाला। इसमें बस एक एक्स्ट्रा है कि जो हमारा एफआर वो होना चाहिए वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसके बाद एग्रीमेंट आ जाता है, हमारा आ जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बारे में हमारा क्या है, एग्रीमेंट ऑन एन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म। यानी कि जब हम एग्रीमेंट करते हैं ऑडिटर को, जब हम ऑडिट लेने जाते हैं, शुरू में सबसे पहले ऑडिट लेने जाते हैं, तो हम क्या क्या एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं। तो उसका कोड है, जब हम कुछ भी देने जाएंगे, इसका कोड मैंने बना रखा फॉर्म। जब भी हम कुछ भी चीजें करने जाते हैं, ऑडिट लेने जाते हैं, तो फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरेंगे यानी फॉर्म भरेंगे, तो इसका कोड ही इसका फॉर्म है। एफ से क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, एफ से क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ, यानी आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेबल एफआरएफ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओ से क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंड स्कोप ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर से क्या है, आर से दो है, आर और आर रिस्पांसिबिलिटी ऑडिटर एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ई से क्या है, एक्सपेक्टेड फॉर्म रेस्पॉन्स टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय ऑडिटर्स। अगर वो कोई भी ऐसी दूसरा मतलब कुछ भी इशू करना है तो उसका एक्सपेक्टेड फॉर्म क्या है, ठीक है।
तो हमारा क्या है कोड FORE, एम से क्या है मैनेजमेंट वाला, इससे मतलब एम है, ये एम है, सॉरी एम, ठीक है एम। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। एप से एप्लीकेबल, देख सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ FRF, ओ से ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप्स, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर, एम से रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, ई से एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी ऑडिटर टू बी शोड बाय द ऑडिटर्स। ये हमारा हो गया। ये देखो ये वाला कोई पॉइंट था जो है इफ मैनेजमेंट इश्यूज impose a limitation of scope of audit work in term of audit engagement and auditor below that limitation will result in disclaiming an opinion on functional auditor shall not accept the engagement। यानी कि जब उसको लगता है कि जब वो ऑडिट लेने गया तो मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दी, तो उसको लगता है ऑडिटर को कि भाई ये हमारा डिस्क्लेम करेगा ओपिनियन, यानी कि इससे मैं डिस्क्लेम का मतलब है मैं चीजें ढूंढ नहीं पाऊंगा, तो क्या वो ऑडिट ही एक्सेप्ट नहीं करेगा उस टाइम में। विड्रॉल का केस नहीं है यहाँ, वो विड्रॉल तब करता जब उसने ऑडिट एक्सेप्ट करी है, यहाँ पे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद आता है सर्कमस्टांसेस दैट मे वारंट दैट एनी रिवीजन इन टर्म ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। कब कब उसको लगेगा कि उसको ऑडिट एंगेजमेंट में रिवीजन करने की जरूरत है, तो उसका हमारा कोड बनाया OLS खा के, भाई हमें कब कब लगेगा कि हमें रिवीजन करना पड़ेगा, हमें रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा ऑडिटर में भाई, तो हमें लगेगा कि वो इसका कोड है OLS खा के। OS एक चीज, OS एक तरफ का नमकीन होती है, वो OS खा के ओला में बैठ के फुर हो गई, OS खाया ओला में बैठी और फुर हो गई। ओ से क्या है एनी ओ से क्या है, ओ से हमारा है सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, यानी जब हमारी मैनेजमेंट की जो ओनरशिप चेंज होगी तो अब हमें रिवीजन करना पड़ेगा, ऑडिट जो एंगेजमेंट है हमारी जो टर्म है उसमें चेंज करना पड़ेगा, हमें दोबारा से हमने बनाना पड़ेगा, दोबारा से हमने ऑडिट एंगेजमेंट बनाना पड़ेगा। ओ से एल से क्या है चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कोई भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आएगी, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आएगी, उस वजह से भी हमें ऑडिट एंगेजमेंट में चेंज करना पड़ेगा। OLS से क्या सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी, हमारा सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, यानी कि नॉर्मल चेंज नहीं है, सिग्निफिकेंट चेंज है, यानी कि बहुत बड़ा चेंज आया इन नेचर, हमारा नेचर में, एंड साइज ऑफ द एंटिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो हमारा बिजनेस के हमने काम पहले कुछ और करते थे, यानी हम नेचर हमारा का पहले काम दूसरा था, यानी कि पहले हम मशीनरी बना देते, अब हमने सेल परचेज का काम स्टार्ट कर दिया है, या फिर हमने साइज, हमारा साइज पहले छोटा साइज था, अब हमने बोर्ड और लेवल पे बड़ा कर दिया, तो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। OAS एनी रिवीजन और स्पेशल टर्म ऑफ एंगेजमेंट्स, ठीक है, एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि कोई भी ऐसी रिवाइज और स्पेशल टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट मतलब आई, उसकी वजह से हमने चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। OAS हो गया। ओ से क्या है, ओ से दोबारा हमारा एक हो रहा है एनी इंडिकेशन दैट एनी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, यानी कोई भी ऐसी इंडिकेशन मिली जिससे ऑडिटर को मिसअंडरस्टैंड हो गया ऑब्जेक्टिव का, तो हमें दोबारा से, जब हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें दोबारा से हमें ऑडिट एंगेजमेंट बनाना पड़ेगा। OAS हो गया। OL से क्या था, इसकी हो गया हमारा OAS, ठीक है। ए हो गया हमारा, ए भी होगा, ठीक है। उसके बाद है एफ से क्या है चेंज इन FRF अडोप्टेड, जो हमारा FRF था जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें चेंज आ गया। ओ से क्या एनी अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, OR है इसका, एनी अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो भाई ये दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इसको कोड्स क्या है, एक तो फाड़ुआ प्रेडिक्शन में उसमें एक बार एक एक्स्ट्रा है कि FRF प्रोविजन एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी जो हमें एक्सेप्टेबल होना चाहिए फाड़ू। उसके बाद है और फॉर्म, जब ऑडिट एंगेजमेंट हम लेने जाते हैं तो फॉर्म भरते हैं। उसके बाद है सर्कमस्टांसेस, जब कब उसको वारंट में चेंज करना पड़ेगा, उसका OS खा के ओला में बैठ के फुर हो गई, राइट। अब आते हैं 220 में क्या है 220 में क्या है जो हमारी एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ले आए ऐसे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, ए से एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एडवर्टाइजमेंट, एच से ले आए हम, ऐसे एंगेजमेंट ऑफ असाइनमेंट ऑफ गुड एंगेजमेंट, AIM एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। उसके बाद है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू एनरोल्ड एंगेजमेंट्स, इसके में क्या CIA इसका कोड बनाया हुआ है CIA,
ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्टेन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉर्म, आइडेंटिफाई सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस। यानी इसमें क्या बोलता है कि जब हम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिट एंगेजमेंट की इन रिलेशन टू ऑडिट एंगेजमेंट, तो उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर्म टू आइडेंटिफाई सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस। वो इंफॉर्मेशन लेगा मैनेजमेंट से कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो क्रिएट कर रहे हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, जिसको वो उसको इंडिपेंडेंस के मतलब इंडिपेंडेंट ना होने पे मजबूर कर रहे हैं, उनको ढूंढेगा वो। इवैल्यूएट इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई ब्रीच टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर क्रिएट थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इवैल्यूएट करेगा इन्फॉर्मेशन को और ऑन आइडेंटिफाई ब्रीच टू डिटरमाइन वेदर दे क्रिएट थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस। उन इन्फॉर्मेशन को करेज करेगा जो जिन्होंने आइडेंटिफाई करेगा, जो उसने जिसने उनको तोड़ा है, मतलब ब्रीच किया थ्रेट मतलब इंडिपेंडेंस को। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू लिमिट द सच थ्रेट एट रिड्यूस एक्सेप्टेबल लो लेवल्स बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स। जो भी उसने मतलब जब उसने ढूंढ ली सब चीजें कर ली भाई, कौन से सबसे पहले क्या करेगा, थ्रेट्स को ढूंढेगा। ठीक है, पहले थ्रेट्स को पहले उनको आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको देखेगा किसने मेरा ब्रीच किया थ्रेट्स को। फिर तीसरी बात क्या है, उनके अगेंस्ट एक्शन लेगा। एक्शन क्या लेगा, उनको रिड्यूस करेगा एक्सेप्टेबल लो लेवल तक, और बाय किसकी वजह से, कैसे लो करेगा, बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स, सेफगार्ड लगाएगा। उसके बाद आता है हमारा फॉर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, डिटरमाइन दैट EQSR हैज बीन अपॉइंटेड, डिटरमाइन दैट EQR हैज बीन अपॉइंटेड। यानी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन होता है, जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल जो ऑडिट का भी ऑडिट करता है। जैसे मेरी फर्म CA ललित याज्ञ एसोसिएट्स है, तो मेरा कोई, जब मैंने ऑडिट करी तो मेरा कोई ऊपर ऑडिट करेगा, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। मेरा कोई ऑडिट करेगा, यानी CA का भी ऑडिट करता है जो CA। डिटरमाइन दैट EQSR हैज बीन अपॉइंटेड, हम देखेंगे कि भाई EQR अपॉइंट हो चुका है नहीं हो चुका है। डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर दैट अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट विद EQR, जो हमारे सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए हैं हमने ऑडिट करी उसके दौरान, तो उसको EQSR हम डिस्कस करेंगे। नोट डेट द ऑडिटर रिपोर्ट अंटिल एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इज कंप्लीटेड। हम ऑडिट रिपोर्ट नहीं मतलब इशू करेंगे जब तक हमारा कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता। ऐसे 230 की बात आती है भाई, 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, जो भी ऑडिटर को सारे जो भी उसने ऑडिट करा उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, यानी सारे उसको चीज को अपनी फाइल में रखना पड़ता है। दिस से डील्स विद ऑडिटर्स responsibility to prepare audit documentation for audit file statement. Audit documentation means record of audit process performed or relevant audit evidence obtained and conclusion and the auditor reached. तो क्या भाई ये पैक है रिकॉर्ड, यानी क्या है, डॉक्यूमेंट्स मीन्स ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, P relevant audit obtained and conclusion reached. पैक रिकॉर्ड का पैक है। ऑडिट डॉक्यूमेंट्स मीन्स पैक, ऑडिट परफॉर्म, ऑडिट रेलेवेंट ऑडिटर्स ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन ऑडिटर रीच्ड। ठीक है, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि क्या, किन उद्देश्य है, क्या रीजन है, क्या मतलब पर्पस क्या है हमारा, क्यों हम ऑडिट डॉक्यूमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या है, असिस्टेंट गाइड करता है एंगेजमेंट टू टीम टू प्लान परफॉर्म एंड सुपरवाइज ऑडिट, यानी कि हमें कभी भी कुछ एंगेजमेंट टीम को कुछ भी दिक्कत आती है फ्यूचर्स में, उसको गाइड करेगा। परफॉर्म एंड सुपरवाइज ऑडिट करता है, और हम परफॉर्म करेंगे और सुपरवाइज करेगा ऑडिट। हम लोग इससे हमें पता लगता है कि हम जो ऑडिट कर रहे हैं वो एक इफेक्टिव मैनर में कर रहे हैं। एनेबलिंग एंगेजमेंट टू टीम अकाउंटेबल फॉर द वर्क, यानी कि जब वो एंगेजमेंट कर रहे हैं, यानी वो चीज़ों को लिख रहे हैं कि मैंने ये ऑडिट कराया, ऐसे ऑडिट कराया, ऐसे ऐसे हमने डिफरेंस निकाला, तो उनको अकाउंटेबल बनाता है। रिटेनिंग रिकॉर्ड फॉर सिग्निफिकेंट मैटर फॉर फ्यूचर ऑडिट, अगर हमारे कोई भी ऐसे रिकॉर्ड है जो हमें भाई सिग्निफिकेंट मैटर, हमारा कोई ऐसा मैटर है जो हमारा आज हमें लगा कि भाई हमने फोरेंसिक ऑडिट करी, तो हमें लगा कोई ऐसा मैटर है कि जो भाई इंपॉर्टेंट है, वो हम कहीं दूसरी जगह भी जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो वहां पे उसको यूज करेंगे। एनेबलिंग कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस, एनेबलिंग करना कंडक्ट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस, तो हमें क्या करता है, एनेबल करता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने में, और एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस हम कुछ भी ज़्यादा जांच कर सकते हैं, जो बारी चीज़ें उनको जांच करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो हमारे इसका कोड है गार्क, GAR की गर्क, गर्क यानी बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, बेड़ा गर्क यानी कि गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस उसके बाद है अकाउंटेबल्स, एंड R से क्या, रिस्पॉन्सिव रिटेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर सिग्निफिकेंट मैटर फॉर फ्यूचर ऑडिट्स, एंड Q से क्या है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, एनेबलिंग कर रहा है कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस।
टाइमली preparation of documentation. The audit should be timely basis. Documentation will be document prepared after audit work has been performed and likely less accurate than the documents prepared at the time. यानी कि जो हम बाद में डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो लेस एक्यूरेट होते हैं, लेकिन जब अगर टाइम पे बनाते हैं तो वो ज़्यादा मोर परफॉर्म, मतलब उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उसके बाद आता है फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट्स। तो जब हम फैक्टर इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग पेपर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन ऑफ, यानी कौन से फैक्टर है जो हमारे वर्किंग पेपर को इफेक्ट करते हैं, यानी कि कब हमें ज़्यादा वर्किंग पेपर रखने हैं या कब हम कम वर्किंग पेपर रख रहे हैं, ये किस बातों पर डिपेंड करता है। यानी इसका मैंने कोड बनाया डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंटेशन, यानी डॉक्यूमेंटेशन, इसका यही कोड बना दिया, याद करने का आसान तरीका। डी से क्या है, नीड टू डॉक्यूमेंट ए कंक्लूजन नॉट डिटरमाइन फ्रॉम द ऑडिट नीड नॉट डिटरमाइन फ्रॉम ऑडिट एविडेंस, यानी कि जो हमारा कंक्लूजन है वो हमें इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। ओ से क्या है, ओ से हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, यानी हम क्या ऑब्टेन करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन्ड। सी से क्या, कॉम्प्लेक्स, सी से हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, और यू से भी हमारा यही है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी अनअंडरस्टैंडेबल, उसको भी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम। तो डॉक्यूमेंट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, ये डॉक्यूमेंट होगा, सी होगा। एम से क्या हमारा, एम से आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मैटर मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मैटर मिसस्टेटमेंट, यानी जब हमारे ज़्यादा मटेरियल आइटम होगा तो हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, कम मटेरियल है तो कम हमें वर्किंग पेपर रखने पड़ेंगे। ई से क्या है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, जब हमारी ज़्यादा एक्सेप्शन आए, जो एक्सेप्शनल आइटम आई है, यानी कि तो हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट मतलब ज़्यादा वर्किंग पेपर रखने पड़ेंगे, कम आई तो कम रखने पड़ेंगे। एन से क्या है, एन से नेचर, एन से क्या, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्स। अब नेचर पे भी डिपेंड करता है, जब हम ज़्यादा हमारा भाई हमें लगता है कि भाई हमें ज़्यादा प्रोसीजर करना है, यानी कि तो हम ज़्यादा वर्किंग पेपर रखेंगे, अदरवाइज कम। ई एंड टी, टी से क्या है, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, इस पे भी डिपेंड करता है। एंड टाइमली प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन हो गई, ये भाई डॉक्यूमेंट हो गया इसका कोड। डी से क्या था, डी से क्या था हमारा, नीड टू डॉक्यूमेंट कंक्लूजन्स, डी नीड टू डॉक्यूमेंट, ओ से था हमारा, ओ से था हमारा ओसे हमारा था भाई, ओसे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट ऑब्टेन्ड, यानी सिग्निफिकेंस ऑडिट ऑब्टेन्स, हम क्या ऑब्टेन करते हैं, ऑडिट ऑब्टेन्स। सी से था हमारा नेचर एंड साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर एंड साइज कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और डी ओ सी, यू से भी यही था। तो एम से क्या था, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मैटर मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मैटर मिसस्टेटमेंट। एन ई से क्या था, एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। एन से क्या, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। सॉरी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि कंप्लाइंस परफॉर्म कर रहे हैं या सब्सटेंस प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ई से था नेचर एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, और टी से था टूल्स और मेथोडोलॉजी यूज्ड। उसके बाद आया डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्लाइंस विद एसए, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लाइंस कब करना चाहिए एसए से, कर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड एविडेंस दैट ऑडिटर कंप्लाई विद एसए, यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट से कंप्लाइज विद एसए से करना चाहिए। हाउएवर इट इज नाइदर नेसेसरी नॉर प्रैक्टिकल फॉर ऑडिटर टू गवर्न एवरी मैटर, सीधी बात है भाई, सारी चीजें डॉक्यूमेंट थोड़ी ना करेंगे, अगर ऐसे करने लगे तो बहुत सारी बड़ी फाइल बन जाएंगी हमारी, ठीक है। इट इज अननेसेसरी फॉर ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट सेपरेटली कंप्लाइज विद द मैटर फॉर which compliance is demonstrated by document included with the audit file. For examples, existence of document audit plan demonstrate that auditor has planned the audit, ठीक है। यानी कि ये क्या कहता है कि भाई, तो भाई ये कहता है कि हमारा ये कहता है कि भाई इट इज अननेसेसरी हो जाएगी कि हम सारी चीज का दोबारा से करना, मतलब डॉक्यूमेंट करना, जैसे कि जो चीज हमने ऑलरेडी ऑडिट फाइल में रखी हुई है चीजें, तो हम उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट क्यों करें, सीधी सी बात है, हम दोबारा से उनको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे। इट इज अननेसेसरी फॉर ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट सेपरेटली कंप्लायंस विद मैटर फॉर विच कंप्लायंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड विद ऑडिट फाइल्स, यानी कि जो चीज मैंने ऑडिट फाइल में लिख रखी है तो दोबारा से डॉक्यूमेंट क्यों करूंगा, उनमें ऑडिट फाइल में कौन कौन सी चीजें जिनको हम नहीं लिखते हैं, मतलब जिनको जो हमारी होते हैं उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्लान डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑडिटर हैज प्लान्ड द ऑडिट, ठीक है। यानी कि जब मैंने ऑडिट प्लान बनाया वो ऑलरेडी ऑडिट फाइल में है, तो दोबारा से मैं उसको डॉक्यूमेंट क्यों करूंगा, जब मैंने सबसे पहले प्लान ही तो बनाता हूँ तो उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद दिखाता हूँ, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है
Existence of signed engagement letter in audit files and demonstrate that auditor has agreed term of audit engagement and with the management. यानी जब हमने एंगेजमेंट लेटर हमने साइन किया तो उसको डॉक्यूमेंट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऑडिट फाइल में रखी हुई है वो चीज पहले ही जब हमने, ठीक है। उसके बाद आता है ऑडिटर रिपोर्ट कंटेनिंग क्वालिफाइड ओपिनियंस, यानी जिस पे मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दे रखा है, तो उस पे जिस पे मैंने ओपिनियन दे रखा है यानी ओपिनियन है, तो उसको भी मैं डॉक्यूमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ऑडिट फाइल में होती है ये सारी चीजें। तो उसके बाद है in relation to that requirement that applies generally throughout the audit as such as the profile description that are number of ways which comprise that may demonstrate with the audit files, यानी कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जहाँ पे ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है, क्वेश्चनिंग माइंड्स, मेरे को लगता है कि भाई इन चीज़ों पे मैंने काम करना है तो वो भी मैं ऑडिट फाइल में रखता हूँ, तो इनको भी नहीं करता। यानी इसमें 4 चीज़ें आती हैं भाई, किन किन को चीज़ों को हमें नहीं रखना होता है, उन कंप्लायंस मतलब उनको डॉक्यूमेंट नहीं करना होता है क्योंकि ये ऑलरेडी ऑडिट फाइल में होती है। सबसे पहले की बात है हमारा एक तो हमारा हो गया भाई जो साइंड एंगेजमेंट लेटर हो गया, हमारा साइन एंगेजमेंट ऑडिट ओपिनियन होगी हमारी, जिसपे मेरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, और चौथा हमारा कौन सा था, फोर्थ हमारा ऑडिट प्लान, क्योंकि ऑडिट प्लान भी हमारा पहले ही होता है। दोबारा से करेंगे, ऑडिट प्लान को नहीं रखेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है जिस चीजों पर मेरे को, और उसके बाद है ओपिनियन है जिसपे मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, और दूसरा साइन एंगेजमेंट लेटर, इन चीजों को हम नहीं करते। उसके बाद आता है असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल्स। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, भाई ऑडिटर शैल असेंबल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इन ऑडिट फाइल and complete admission process on a timely basis within 60 days for after the date of audit report। यानी कि जो ऑडिटर होता है वो सारी की सारी चीज़ों को ऑडिट फाइल में रखता है, डॉक्यूमेंटेशन को जो ऑडिट फाइल में रखेगा, एंड कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस विद इन टाइमली बेसिस विद इन 60 डेज फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट, और उसको कंप्लीट करेगा अपनी चीज़ों को विद इन 60 डेज। जब ऑडिट रिपोर्ट दे दिया उसको सारी चीज़ों को अपनी ऑडिट फाइल को कंप्लीट करेगा, 60 दिन का टाइम होता है ऑडिट रिपोर्ट से। After assemble is completed, auditor shall not delete or discard audit documentation of any nature as before end of the retention period which is not, मतलब 7 साल तक रखेगा ऑडिट रिपोर्ट के, मतलब उसको डिलीट नहीं करेगा, डिस्कार्ड नहीं कर सकता चीज़ों को जो भी उसने रखी हुई है 7 साल से ऑडिट रिपोर्ट तक, यानी कि टाइम कितना 7 साल की। एमसीक्यू में आ सकता भाई। सबसे पहले कि कितने दिन में फाइल कंप्लीट करनी होती है, 60 दिन में, कहाँ से ऑडिट रिपोर्ट से, कितने टाइम तक रखेगा 7 साल तक, कहाँ से ऑडिट रिपोर्ट से। उसके बाद आता है इफ ऑडिटर फाइंड नेसेसरी टू मॉडिफाई और ऐड डॉक्यूमेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट स्पेशल रीजन फॉर मेकिंग देम एंड व्हेन एंड बाय हुम दे वर मेड एंड रिव्यूड। ठीक है भाई, उसने ऑडिट एक बार तो ऑडिट फाइल कंप्लीट कर ली, ठीक है, अब उसमें कोई कह रहा है मैं चेंज करना चाहता हूँ, कर सकता है, लेकिन वो स्पेशल रीजन होना चाहिए फॉर मेकिंग देम, उसमें कोई चेंज करना चाहता है, ऐड करना चाहता है चीजों को, और उसको रिव्यू करेगा। यानी उसको ये भी लिखो ना कि किसने इसको रिव्यू करा, यानी जो रिव्यूअर होता है, जो सी का सीए ऑडिट करता है ना, तो उसको कि देख ये भी बताना पड़ेगा कि किसने इसको रिव्यू करा है, कर सकता है। ठीक है, तो दोबारा से देखेंगे ऑडिट फाइल में क्या होना चाहिए। ऑडिट फाइल में 7 दिन मतलब ऑडिट फाइल को कंप्लीट करेगा कितने दिन में, 60 दिन के अंदर। ऑडिट रिपोर्ट से कितने ऑडिट रिपोर्ट को 60 दिन में करेगा। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात थी कि कितने दिन तक रखेगा, कितने दिन तक ऑडिट रिपोर्ट से लेकर 7 ईयर तक रखेगा, उसको कोई डिस्कार्ड नहीं करेगा। उसके बाद वो चेंज कर सकता है ऑडिट फाइल में, यस कर सकता है, लेकिन क्या क्या चीजें चेंज कर सकता है। सबसे पहले बात क्या कर सकता है कि उसको सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट रीजंस फॉर मेकिंग देम, एंड किसने रिव्यू किया उसको, व्हेन एंड बाय हुम, कब उसने रिव्यू किया। उसके बाद ओनरशिप और डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि ऑडिट डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी ऑडिटर, सीधी बात है सभी को पता है इसकी प्रॉपर्टी ऑडिटर की। ऑडिटर में डिस्क्रिप्शन टू मेक portion of working paper available to the client provided such disclosure do not undermines whether and impediments of auditor of his personal, यानी कि उसको डिस्क्रिप्शन है वो किसी को दिखा सकता है अपने वर्किंग पेपर, उसकी मर्जी है। उसके बाद है रिक्वेस्ट रेगुलेटर, अगर रेगुलेटर उसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे को वर्किंग पेपर दिखा, तो दिखा सकता है। ठीक है, आफ्टर इन्फॉर्मिंग क्लाइंट, लेकिन उसको क्लाइंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि भाई वो विदाउट इन्फॉर्मिंग क्लाइंट के उसको दिखा दे, पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देयर इज ए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑडिटर वर्किंग पेपर टू रेगुलेटर वेयर इज इट इज ऑडिटर डिस्क्रिप्शन टू मेक पोर्शन ऑफ हिज वर्किंग पेपर टू क्लाइंट। लेकिन कब उसकी लेकिन कई बार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको देना ही पड़ेगा, रेगुलेटर मांग रहा है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं चलता भाई, यानी कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटर मांग रहा है तो देना पड़ेगा, लेकिन
किसी रिक्वेस्ट भी वो एक तो वर्किंग क्लाइंट को बताएगा, लेकिन कई बार उसको देना ही पड़ जाता है, यानी कि भाई बहुत ज़्यादा ईडी वीडी ने मांग लिया, बहुत किसी ने मांग लिया तो उसको देने पड़ेंगे भाई। अब आते हैं हमारा 240 आते हैं 240 ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेटेड टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फ्रॉड वाला को के 240 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या दिस सोसाइटी डील्स विद ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द ऑडिट फ्रॉड इन द ऑडिट, फ्रॉड के बारे में बात करता है। मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा है फ्रॉड और एरर, फ्रॉड से भी हो सकती है और एरर से भी हो सकती है। फ्रॉड इज इंटेंशनल वन बाय मोर इंडिविजुअल्स अमंग मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी टू ऑब्टेन अनलीगल और अनजस्ट एडवांटेज वेयर द एरर इज इंटेंशनल, यानी फ्रॉड जानबूझ के किया जाता, सीधी बात है भाई। और एरर क्या होता है, हो जाती है। उसके बाद है भाई फ्रॉड कौन कौन कर सकता है, ये टीसीडब्ल्यू एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी कोई भी कर सकता है, ठीक है, और उसको अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज लेने के लिए। ऑडिटर सेल कंसिडर द वेदर फ्रॉड cause material misstatement in the financial statement, the two types of intentional misstatement relevant fraud or fraudulent financial reporting और misappropriation of assets दो तरह से हो सकती हैं। misstatement resulting from fraudulent financial reporting, misstatement resulting from misappropriation of assets, दो तरह से कहते हैं misstatement resulting from fraudulent financial reporting एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। उसके बाद आती है भाई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट और ओमिशन और अमाउंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टू डिसीव द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, इन्वॉल्व्स इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स, जानबूझकर की गई गलती, और ओमिशन छोड़ दिया गया कुछ भी अमाउंट्स, और डिस्क्लोजर्स या तो हमें अमाउंट छोड़ दिया या कोई डिस्क्लोज करने भूल गए, यानी कि जैसे कंटीजेंट लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करना भूल गए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिसीव यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि उसको गुमराह करने के लिए यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो भाई इसमें क्या था, जो इट में भी जो हमारा जो हो सकता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किन तरीके से हो सकता है। 3M है इसका कोड, 3M, यानी 3M क्या है, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशंस एंड मिसएप्लीकेशंस। तो मैनिपुलेशन से क्या कह सकते हैं, मैनिपुलेशन करना, फाल्सिफिकेशन करना और अल्टरेशन ऑफ काउंट्री रिकॉर्ड, यानी मैनिपुलेट करना जो काउंट्री रिकॉर्ड है उनको मैनिपुलेट करना, फाल्सिफिकेशन करना यानी उसमें झूठ फूट की एंट्री करना, और अल्टरेशन करना उनमें चीज़ों को अल्टर करना, और काउंट्री रिकॉर्ड्स में, ठीक है, काउंट्री रिकॉर्ड्स में 3 चीज़ करना, माफ, मैनिपुलेशन, फाल्सिफिकेशन एंड अल्टरिंग करा काउंट्री रिकॉर्ड्स का, मिसरिप्रेजेंटेशंस और इंटेंशनल ओमिशंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशंस, यानी यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, उनको मिसप्रेजेंट करना, मतलब तोड़ मरोड़ के पेश करना, और इंटेंशनल ओमिशंस करना, उनको छोड़ देना, इंटेंशनल ओमिशन करना, छोड़ देना, ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशंस, यानी कोई ऐसे सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि कोर्ट केस है, हमारा कोर्ट केस चल रहा हुआ किसी के, तो उसको मिसप्रेजेंट कर रहा है कि हम वो कोर्ट केस जीत गए, ठीक है, या फिर हम कर देंगे कि भाई हमें छोड़ दिया, भूल गया, तो वो चीज़ें को डिस्क्लोज ना करना। इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जानबूझकर यानी प्रॉफिट को ओवरकास्ट करना या फिर प्रॉफिट को अंडरकास्ट करना, इन चीज़ों के लिए हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को मतलब मैनिपुलेट करते हैं, यानी इंटेंशनल मिस एप्लीकेशंस, यानी उसका जो जानबूझकर मिस एप्लीकेशन करना। एक तो होता है भाई मतलब ठीक है एक मतलब फेयर वे में करना, तो उसको नहीं, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन करना। 3M क्या है, मैनिपुलेशन, फाल्सिफिकेशन, अल्टरेशन ऑफ काउंट्री रिकॉर्ड्स, ए से क्या है, दूसरे M से क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशंस और इंटेंशनल ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशंस, ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन एंड मिसएप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इंटेंशनल मिसएप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है भाई। उसके बाद हमारा आता है तीसरा, उसके बाद है इट ऑफन इन्वॉल्व फ्रॉड और एड द कंट्रोल, फ्रॉड में भी कमिटेड बाय द मैनेजमेंट और एडिंग द कंट्रोल यूजिंग टेक्निक्स, यानी कि फ्रॉड किस तरीके से हम फ्रॉड कर सकते हैं, फ्रॉड करने के तरीके, टेक्निक्स, इसका कोड भी फ्रॉड ही है। एफ से क्या है, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्री टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, हमने कोई गलती झूठ मतलब ऐसे ही एंट्री रिकॉर्ड कर दी, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दी जो हमारे ऑपरेटिंग रिजल्ट को रिकॉर्ड करता है, कि जैसे कोई झूठी सेल दिखा दी, ठीक है, या फिर हमने प्रॉफिट को कम करने के लिए कोई ऐसे एक्सपेंस दिखा दिए, डेप्रिसिएशन दिखा दिए, ठीक है, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग एजम्पशन एंड चेंजिंग जजमेंट,
हमने कोई इनअप्रोप्रिएटली ए से है, ये ए से एफ आर सॉरी आर से चलो बाद में कर लेंगे एडजस्ट, ठीक है। इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशन एंड चेंजिंग जजमेंट्स, हमने कोई भी एजम्पशन लगा ली जो जानबूझ के इनअप्रोप्रिएटली एडजस्ट कर दी, मतलब एडजस्ट होनी नहीं थी, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्ट कर दी एजम्पशन को, एंड चेंजिंग जजमेंट, कोई भी ऐसा जजमेंट चेंज कर दिया। जैसे कि मैंने लगा कि भाई हाँ, हमें लग रहा था कि भाई डेप्रिसिएशन लगाना हमें, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, हाँ डेप्रिसिएशन पे जजमेंट लगता है जो भी है, तो वो हमें चेंज कर दिया, इसको याद करना, रट्टा मारना, ठीक है। डी से क्या है, ओमिटिंग एडवांसिंग और डिलेइंग रिकग्निशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओमिटिंग करनी, एडवांसिंग करनी और डिलेइंग करना, रिकग्निशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने कोई भूल के एडवांस जल्दी पहले कर दी और डिलेइंग कर दी, किसी चीज में डिले कर दी, जैसे कि हमने सैलरी थी आनी थी, सैलरी में ये तो छोड़ दी, या फिर पहले कर दी या फिर डिले कर दी, ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, वैसे तो यू इसका यू कोड है, लेकिन मैंने सी को ऐसे उल्टा कर दिया तो जिससे हमारा एक कोड बन जाए, ठीक है, यू ऐसे, ठीक है भाई। ये तो मैंने इसको ऐसे बनाया, कंसीलिंग करा और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, कोई भी एक्सेस फैक्ट्स हैं जो कंसील करे, छुपा लिए, और नॉट डिस्क्लोजिंग करे, या तो जानबूझ के छुपा लिए या कंसीलिंग करना जानबूझ के छुपाना, और नॉट डिस्क्लोजिंग मतलब छूट गए। अल्टरिंग रिकॉर्ड एंड टर्म्स, कोई भी रिकॉर्ड्स और टर्म को अल्टर कर दिया, तो दोबारा से करेंगे बड़ी, दोबारा से। फ्रॉड्स क्या, एफ से क्या था, और फिर रिकॉर्डिंग फिक्सचर जनरेटिंग एंट्री टू मैनिपुलेट रिजल्ट्स, आर से क्या था, आर से रिकॉर्डिंग अल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स, यू से क्या था, यू से सी वाला है, कंसीलिंग कर रहा हूँ, और अल्टरिंग नोट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, ठीक है। एफ आर ए से क्या था, इनअप्रोप्रिएट एडजस्टिंग अजम्पशन एंड चेंजिंग जजमेंट, इनअप्रोप्रिएट एडजस्टिंग अजम्पशन एंड चेंजिंग। डी से क्या था, ओमिटिंग एडवांसिंग और डिलेइंग डी रिकग्निशन और ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद अब आई थी हमारा मिसअप्रोप्रिएशन एसेट्स, हम एसेट्स को मिसअप्रोप्रिएट कैसे कैसे कर सकते हैं। मिसअप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व थेफ्ट ऑफ एंटिटी एसेट्स एंड परपेचुअल टू एम्प्लॉय इन स्मॉल एंड इमीडिएट अमाउंट्स, ठीक है। इसका चोच भी है, फालतू कुछ नहीं है। उसके बाद भाई किसी तरह से ई से ई पी, इसका ईपीएस पे है इसका कोड, ईपीएस पे। ई से क्या था, एम्बेजलिंग रिसिप्ट्स, यानी रिसिप्ट को एम्बेजल करना, ठीक है। पी से क्या है ना, पी से क्या है, पी से है हमारा, पी से हाँ, पी से हमारा पर्सनल यूज के लिए करना, एंटिटी के जो एसेट्स है उसको पर्सनल यूज के लिए करना। और पे से क्या है हमारा, केजिंग एंटिटी टू पे फॉर गुड और सर्विस नॉट रिसीव्ड्स, पे केजिंग एंटिटी टू पे सर्विस गुड्स नॉट रिसीव्ड्स, यानी कुछ भी ऐसी जिनके गुड्स के लिए पे किया लेकिन वो सर्विस रिसीव ही नहीं हुई, यानी कि फालतू को दिखा दिया भाई हमने पेमेंट कर दी और कैश अपनी जेब में रख लिया, ठीक है। केजिंग एंटिटी एसेट्स, पर्सनल कुछ एसेट्स, गाड़ी थी पर्सनल यूज के लिए यूज कर ली, भाई जहाँ से क्या है सोप साबुन थी वो सारी चुरा के अपने पर्सनल यूज कर ली कंपनी ने, जो मतलब एम्प्लॉइज ने, या मतलब कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो पर्सनल यूज के लिए कर रही, इससे एसेट्स को मिसअप्रोप्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद स्टीलिंग करना फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल एसेट को चोरी करके ले गए, भाई कुछ ऐसी चीजें रखी थी जैसे चुरा के ले गए, अपने घर ले गए, जैसे कि कुछ भी खाने पीने का सामान था स्टील कर लिया। और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसको भी चुरा लिया, तो भाई ये भी ऐसे एम्बेजिंग रिसिप्ट्स को एम्बेजल कर लिया, ठीक है। उसके बाद पी से क्या था, पी से था हमारा पर्सनल यूज के लिए हमने कोई चीज कर रही थी, ऐसे स्टीलिंग करना पे फॉर गुड और सर्विस नॉट रिसीव्ड्स, ठीक है। ये मिसअप्रोप्रिएशन एसेट्स होगा। अब आता है हमारा फ्रॉड इंस्पेक्टर्स। फ्रॉड इंस्पेक्टर कौन से फ्रॉड होते हैं, इंस्पेक्टर्स कौन से हैं, फ्रॉड इंस्पेक्टर होते हैं भाई। फ्रॉड इंस्पेक्टर मींस दैट द इवेंट और कंडीशन दैट इंडिकेट इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड्स, यानी कि मतलब कि जो ऐसे कंडीशन होते हैं जो हमें लगता है कि भाई जिससे हमें फ्रॉड करने का एक इंडिकेशन मिलता है कि जिससे एम्प्लॉय का लगता है फ्रॉड कर सकता है भाई, मतलब ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लगता है कि भाई एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ फ्रॉड करने का चांस है तेरा। हियर फ्रॉड इंस्पेक्टर आर क्लासिफाइड इन अकॉर्डिंग टू 3 कंडीशंस, इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड एटीट्यूड, ठीक है। यानी उसको प्रेशर है भाई, तू मैं फ्रॉड कर रहा हूँ तू भी फ्रॉड कर, ठीक है, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ तू भी कर चोरी, ठीक है। मतलब उसके बाद है अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, देखा उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसने उठा के कोई भी चीजें उठा के रख ली अपनी जेब में, ठीक है। तीसरा क्या है एटीट्यूड रेशनलाइजेशन, उसका एटीट्यूड ऐसे ही बन गया, यानी उसको वो देख रहा है कि भाई दूसरा बंदा चोरी कर रहा है मैं भी करूँ, तो एटीट्यूड बन गया। रेशनलाइजेशन मतलब एक दूसरे को देख के चोरी करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रॉड इंस्पेक्टर
कितने आईपीआर इसको बोलते हैं, आईपीआर, आईपीआर यानी कि इंसेंटिव, प्रेशर्स और अपॉर्चुनिटी और रिचनाइजेशन, यानी रिचनाइजेशन, ठीक है। फ्रॉड स्पेक्टर कैन बी रिलेटेड टू मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल और मिसअप्रोप्रिएशन, ठीक है। इन दो चीज़ों से अराइज हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड स्पेक्टर रिलेटेड टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर, क्या एग्जाम्पल है? अगर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से होता है, ठीक है, तो भाई इंसेंटिव प्रेशर, अगर उसके ऊपर प्रेशर है, इंसेंटिव यानी इंसेंटिव मिलेगा या उसको प्रेशर है, यानी कि भाई तू फ्रॉड करेगा तो तुझे कुछ मिलेगा, या फिर जानबूझ कर करने के लिए उसको भाई बाध्य किया जाता है कि तू कर। हाई डिग्री ऑफ कंपटीशंस, भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड, ठीक है, कस्टमर की डिमांड में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो गया। रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लो और ऑपरेटिंग लॉसेज, बार बार रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लो और ऑपरेटिंग लॉसेज हो रहे हैं, तो उसको न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, न्यू अकाउंटिंग और रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आ कि भाई नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेब्ट और इक्विटी फाइनेंशियल स्टे कम्पिटिटिव, तो भाई उनको जब उसको इस पे है ना, उसको काम पे प्रेशर आ जाएगा तो क्या फ्रॉड करने की चीज सोचेगा। हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन द कस्टमर डिमांड, कस्टमर में डिमांड में फॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लो हो रहे हैं, बार बार कैश फ्लो हमारे, तो भाई जब कंपनी के बार बार कैश फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तो कंपनी सोचेगी कुछ फ्रॉड कर लूँ मैं चीज़ों में, कुछ मैनिपुलेट कर लूँ चीज़ों को। न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई भाई, तो सोचा भाई कुछ ऐसी आ गई तो उसको फ्रॉड करना पड़ेगा। नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेब्ट, उसको कंपनी को एडिशनल डेब्ट लेना, तो उसको सोचा कि अपने जो स्टेटमेंट्स है उसको, ट्रांजेक्शन को, उनको मैनिपुलेट कर दूँ, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दूँ कि जिससे मैं कंपिटिटिव रह सकूँ। तो ये 4 चीज़ें हैं। इसका एमसीक्यू आ सकता है, पिछली बारी एक बार इसका एमसीक्यू आया था मई 24 में, अपॉर्चुनिटी का आया था, तो उसमें बताया था कि 4 चीज़ों में से कौन से अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, तो फ्रॉड स्पेक्टर, तो ऐसे आ सकता है एमसीक्यू। तो अब अपॉर्चुनिटी में क्या आता है, अपॉर्चुनिटी में क्या, अपॉर्चुनिटी कब कब उसको अपॉर्चुनिटी लगती है कि भाई उसको फ्रॉड करना चाहिए। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ऑर्डर इन द कोर्स ऑफ इसको सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर ली तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो फ्रॉड कर सकता है। सिग्निफिकेंट एस्टीमेट दैट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट, भाई उसको जब वो जजमेंट ले रहा है तो उसके हाथ में जजमेंट है, तो वो जजमेंट के केस में उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि भाई हाँ, जब मैं एस्टीमेट करूंगा तो मैं फ्रॉड कर सकता हूँ। सिग्निफिकेंट अनयूजुअल और हाई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, उसको लगता है कि हाँ भाई हाई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे कौन चेक करने वाला है, तो मैं फ्रॉड कर लूँ, तो यहाँ पे उसने सोचा मैं फ्रॉड कर सकता हूँ जहाँ पे। उसके बाद है लास्ट, सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट और ब्रांचेज ऑपरेशन इन टैक्स हेवन जुडिशंस, और भाई जो उसके बैंक अकाउंट का है टैक्स हेवन जुडिशन, यानी जो टैक्स हेवन में कंट्री में है जहाँ पे टैक्स लगता ही नहीं है, जैसे मॉरिशस, तो वो सोचा भाई यहाँ पे तो मैं फ्रॉड करने का चांस ही बन सकता है। कहाँ चीजें 4 ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे उसका बन सकता भाई, बन सकता है उसको फ्रॉड करना। इसका कोड है, मैंने वैसे बनाया, रितु बनाया इसका, रितु आर से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ई, और ई से क्या एस्टिमेट्स, ठीक है। यू और टी क्या टैक्स हेवंस, रितु यानी रितु को अपॉर्चुनिटी मिली तो रितु को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फ्रॉड कर लेगी, और फ्रॉड रिस्पेक्टर है इसका। यानी कि आर से क्या था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ई से क्या था एस्टिमेट्स, टी से क्या था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, यू से क्या था, यू से क्या अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, और टी से था टैक्स हेवन, ठीक है। और भाई आता है एटीट्यूड्स, अगर उसका एटीट्यूड्स, उसको भाई ऐसा एटीट्यूड है, मैंने उसका खुद का एटीट्यूड ऐसा और दूसरे को देख के उसने रेशनलाइजेशन यानी दूसरे को देखा देखी वो फ्रॉड करने की उसकी नीयत जागी, तो ये कौन से एग्जाम्पल, नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ और रेगुलेशंस, और इसकी हिस्ट्री ऐसी है जो कंपनी की या एम्प्लॉइज की कि भाई हाँ वो लॉ को वायलेट करती है, ठीक है। मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नोन एज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन कंट्रोल्स, भाई मैनेजमेंट के जो इंटरनल कंट्रोल में उसमें डेफिशिएंसी है। मैनेजमेंट फेलिंग इज टू रेमेडी नोन एज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कंट्रोल। रिकरिंग अटेम्प्ट बाय मैनेजमेंट टू जस्टिफाई इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग, रिकरिंग अटेम्प्ट बाय मैनेजमेंट टू जस्टिफाई इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग, यानी बार बार इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग लगाई जा रही है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑडिटर दैट इनएप्रोप्रिएटली लिमिट access to people or information, restriction on auditor that inappropriately limit access to people or information, मतलब जो ऑडिटर पे लिमिट लगा दी, तो भाई लिमिट लगा दी तो यहाँ पर फ्रॉड के चांस बनते हैं, ठीक है। 4 चीजें होगी इसमें, एक तो न्यू हिस्ट्री वायलेशन लॉ को तोड़े जा रही है,
दूसरी क्या आती है भाई उसको सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी इन कंट्रोल में मिली। तीसरी क्या, इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एजम्पशन अकाउंटिंग लगा दी उसने अटेम्प्ट्स की, ठीक है। उसके बाद चौथा एप्रोप्रिएट लिमिट लगा दी है ऑर्डर पे। उसके बाद आती है हमारा एग्जांपल ऑफ फ्रॉड फैक्टर रिलेटेड टू मिसअप्रोप्रिएशन एसेट्स। ये तो हमारे चारों थे हमारे फ्रॉड उसके। अब आते हैं हमारे ऐसे ही हमारे उसके हैं भाई एसेट्स के। एसेट्स को में अगर उसको प्रेशर इंसेंटिव प्रेशर है, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, तो पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में क्रिएट प्रेशर और मैनेजमेंट एम्प्लॉय टू मिसअप्रोप्रिएट एसेट्स, ठीक है। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी उसके पास भाई पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है भाई, उसने किसी को उधार ले रखा है बहुत बहुत ज़्यादा, तो वो क्या सोचेगा कैश चुरा लूँ भाई 10,000 रुपये का, ठीक है काम चल जाएगा, उसको पेमेंट कर दूंगा। तो उसको पास प्रोसेसर था भाई, उसको बाहर से पैसे देने पड़े तो उसको ऑब्लिगेशन आ गई, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो उस वजह से भी उसने पैसे चुराए और फ्रॉड कर लिया है, यानी प्रेशर था, यानी पैसे चुराए यानी कैश मानी एसेट्स, करंट एसेट्स होती है ना, तो एसेट्स चुरा ली। उसके बाद है एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एंड एम्प्लॉय मे मोटिवेट एम्प्लॉय टू मिसअप्रोप्रिएट एसेट्स। एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एम्प्लॉयज, भाई साला मेरे को मारे जा रहा है, धमकाया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो सोचा इसका कुछ नुकसान करूँ, इसके एसेट्स उठा लूँ। जब देखो मेरे को मतलब लताड़ता रहता है, जब मेरे को भड़का देता है, तो उसने सोचा कि हाँ चल कोई नहीं, मैं इसका एसेट्स ही चुरा लेता हूँ मेरा तो कुछ। उसके बाद है एडवर्स रिलेशनशिप में क्रिएट है फ्यूचर ले ऑफ इंस्टेंट चेंजेस बेनिफिट प्लान्स रिवार्ड इंस्ट्रक्शन विद एक्सेप्शंस, ठीक है। तो कब भाई, तो उसको एडवर्स रिलेशनशिप है उसके पास, और उसके बाद पहला क्या था, उसको एडवर्स रिलेशनशिप है, उसको दूसरा था उसके पास ओब्लिगेशन था, फाइनेंशियल ओब्लिगेशन था उसको कि भाई उसको पैसे पे करने हैं। अब आता है अपॉर्चुनिटी, भाई एसेट चुराने की अपॉर्चुनिटी है, तो कौन कौन से एग्जांपल, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, ओ भाई मेरे पास कैश है, मैं कैशियर हूँ, मेरे पास पैसा ही पैसा, मेरे पास सब कुछ हाथ मेरे लेन देन में, कोई देखने विकले वाला नहीं, मैं सोचा ठीक है चुरा लेता हूँ, अपॉर्चुनिटी थी भाई मेरे पास। इन्वेंट्री फिक्स्ड एसेट्स आर स्मॉल इन साइज एंड हाई इन वैल्यू, छोटे छोटे आइटम है। हमने देखा होगा जैसे ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो छोटी छोटी लिपस्टिक होती हैं, वो इतनी महंगी महंगी होती हैं, 3,000 की, 5,000 की, 8,000, 10, 20 हज़ार की, ऐसी चीज़ें होती है छोटी छोटी, तो कोई देखने वाला है नहीं है। तो उसने सोचा कि स्मॉल साइज़ की है तो चुरा लूँ भाई मैं, जो लेडी लगी हुई है उसने सोचा अपना मस्त मेकअप करूँगी, चुरा लिया, ठीक है। इन एडुकेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट्स, एडुकेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट्स, यानी इंटरनल कंट्रोल है उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है भाई, ब्लैंकेट में रखा हुआ, कोई देखने वाला ना, कोई कैमरा, कुछ भी नहीं है, चुरा लिया सब कुछ, मतलब ठीक है। तो इन चीज़ों में हमारा हो सकता है अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हमारा एटीट्यूड रेशनलाइजेशन, यानी कि दूसरे का देखे देखी या खुद का एटीट्यूड ऐसा है कि चोरी करने का, ये चोर को देखा, ये खुद चोरी करने का मेरा एटीट्यूड है, तो क्या भाई डिसरिगार्ड ऑफ इंटरनल कंट्रोल बिहेव, यानी डिसरिगार्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल, यानी कि भाई इंटरनल कंट्रोल को डिसरिगार्ड कर दिया, उसको अनदेखा कर दिया, यानी कि इंटर कंट्रोल कुछ भी हो हम नहीं मानते, मैंने इंटर कंट्रोल को भाग यहाँ से भाई। उसके बाद है बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससैटिस्फैक्शन विद एंटिटी, बिहेवियर इंडिकेटिंग मतलब उसका बिहेवियर ऐसा होगा भाई, उसको डिससैटिस्फैक्शन हो रही है, मतलब उसको घुटन हो रही है, महसूस हो रही है भाई उस एंटिटी में, तो उसने सोचा चोरी की जाए, फ्रॉड किया जाए, बड़ा घोटाला किया जाए। उसके बाद चेंज इन लाइफस्टाइल, ओहो मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मेरे को बन रहा बाबू राव भाई, यानी मेरे को बनना हीरोपंती करनी है, यानी मेरे को शौक मेरे बड़े हो गए हैं, तो मेरे को क्या भाई कमाता मैं कुछ हो नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी। तो ये होगा हमारा एटीट्यूड्स। एटीट्यूड में क्या है, एटीट्यूड में मैंने बाइक उठा ली, यानी सबसे पहले डिसरिगार्ड ऑफ फॉर इंटर कंट्रोल, मैं नहीं मानता इंटर कंट्रोल क्या होता है भाई, यहाँ से हट जाओ, इंटर कंट्रोल नहीं मानता मैं। बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससैटिस्फैक्शन विद एंटिटी, भाई मेरे अंदर घुटन हो रही है, मैंने सोचा कि मैं कुछ बड़ा किया जाए, तो मैंने कहा बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससैटिस्फैक्शन विद एंटिटी, मैंने लग रहा है भाई ये एंटिटी मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे को कुछ यहाँ पे बड़ा कांड करना है, ठीक है। चेंजिंग लाइफस्टाइल, मेरे लाइफस्टाइल में कुछ चाहिए, बुलेट लेनी है, मेरे को ये चीज़ें करनी है, तो मैंने सोचा शोरूम से बाइक ही उठा ली, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक बार दोबारा से हम करेंगे इसको। सबसे पहले क्या था भाई, हमारा सबसे पहला था हाई डिग्री ऑफ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे जो हमारे जो फ्रॉड इंस्पेक्टर हैं वो कहाँ कर सकते हैं हम,
तो भाई इससे एमसीक्यू आने के बहुत बड़े चांस है। सबसे पहले हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन इंसेंटिव, जब हम मतलब हेरा फेरी करते हैं, मतलब एसेट नहीं चुराते, हेरा फेरी करते हैं ट्रांजेक्शन में, मतलब मिस एप्लीकेशन, जो हमने पढ़ा था ना, मिस एप्लीकेशन, मैनिपुलेशंस एंड मिस रिप्रेजेंटेशन उनका, तो 3mm था ना, उन 3mm की वजह से हम चीज़ों में फ्रॉड करते हैं। तो उनके इंसेंटिव प्रेशर से, अगर हमारे पर प्रेशर है, हाई डिग्री कंपटीशन, हमें भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन, तो हम चीज़ों को मैनिपुलेट करके दिखाएंगे। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन कस्टमर डिमांड में हमारे फॉल हो गया, तो हम चीज़ों को, हमारे शेयर को बढ़ाने, शेयर मार्केट प्राइस को बढ़ाने के लिए हम दिखाएंगे। ठीक है, रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लो, हमारे बार बार नेगेटिव कैश फ्लो हो रहे हैं, नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेब्ट और इक्विटी, हमें बहुत सारी इक्विटी चाहिए, तो हम अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके दिखाएंगे। अपॉर्चुनिटी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिली, हमें अपॉर्चुनिटी मिली, इसका कोड ऋतु, यानी हमारे सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी कर दिया हमने, नोट ऑर्डरिंग को और द कॉस्ट ऑफ बिजनेस, सिग्निफिकेंट एस्टीमेट एंड सब्जेक्टिव जजमेंट्स, मैंने जो एस्टीमेट में चेंज कर दिया। सिग्निफिकेंट अनयूजुअल और हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, मैंने हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में चीज चेंज कर दिया। सिग्निफिकेंट बैंकिंग अकाउंट और ब्रांच ऑपरेशन टैक्स, मैंने जो ब्रांच अकाउंट्स खोल दिए मेरे टैक्स में, यानी कि मतलब ये सारी चीजें सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, रिलेटेड अनसिग्निफिकेंट को नहीं लेंगे। उसके बाद है एटीट्यूड रेशनलाइजेशन। एटीट्यूड के बारे में क्या था भाई नॉन टू हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ, मैं पुराने से चाहता हूँ कि मेरे लॉ थोड़े हैं, जैसे कि जमा लिया, कंपनी किंग फिशर्स, मैनेजमेंट फॉलोइंग द रेमेडी टू नॉन एज लाइन डेफिशिएंसी इन कंट्रोल्स, मैनेजमेंट को भाई उसके कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। रिकरिंग अटेम्प्ट्स, बार बार अटेम्प्ट करने पर मैं इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग, बार बार करने पे उसके मतलब रिकरिंग अटेम्प्ट्स बाय मैनेजमेंट टू जस्टिफाई इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग फॉलो कर रही है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑडिटर दैट इनअप्रोप्रिएटली लिमिट एक्सेस टू पीपल और इन्फॉर्मेशन, यानी उसने लिमिट लगा दी, इनअप्रोप्रिएटली लिमिट लगा रखी है ऑडिटर पे। तो इन चीजों में हम क्या कर सकते हैं, तो भाई हमारा यहाँ पे वो कर सकता है। उसके बाद कहाँ वो असेट चोरी कर सकता है प्रेशर के केस में, अगर उसको इंसेंटिव और प्रेशर है तो फाइनेंस ऑब्लिगेशन उसको पे करना है, पैसे किसी को कैश देना, या फिर एडवर्स रिलेशन बिटवीन उसके पास उसके अच्छे संबंध नहीं है मैनेजमेंट से। ठीक है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी, इसको अपॉर्चुनिटी मिली तो उसके पास बहुत सारा कैश है, उसको गले में बैठा हो तो चोरी कर सकता है। इन्वेंटरी दैट आर स्मॉल साइज एंड हाई वैल्यू, बहुत जैसे ब्लिंकिट का एग्जांपल लिया था कि लिपस्टिक उसने चोरी कर ली, क्योंकि बहुत सारी उसकी 20,000 15-20,000 की वैल्यू थी, उसने चोरी कर ली, चलो ठीक है बाहर बेच देंगे अच्छे से। इनएडुकेट इंटर कंट्रोल और एसेट्स, कंट्रोल ही नहीं है, कोई देखने वाले नहीं, कोई कैमरा वगैरह लगा नहीं है, तो चोरी कर लेते हैं। उसके बाद है एटीट्यूड्स, डिसरिगार्ड्स ऑफ इंटर कंट्रोल, उसने भाई डिसरिगार्ड कर दिया, इंटर कंट्रोल को भाड़ में जाओ, हम नहीं मानते इंटर कंट्रोल क्या होते हैं। बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससैटिस्फैक्शन विद एंटिटी, वो उसका दम घुट रहा है भाई, बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससैटिस्फैक्शन विद एंटिटी, वो मतलब मैनेजमेंट से उसको एंटिटी में बहुत साल हो गए उसको काम करते करते, तो सोचता भाई फ्रॉड एसेट्स चुराई जाए। चेंज लाइफस्टाइल इसको भाई हीरो बनना धूम 3, तो भाई उसको फिर क्या कर दिया उसने, बुलेट चुरा ली, मतलब हाईबूसा चुरा ली। ठीक है, अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मैनेजमेंट ऑडिटर इन केस ऑफ फ्रॉड्स। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैनेजमेंट डिसीजन फ्रॉड और ऑडिटर इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर उसने फ्रॉड कर दिया, अगर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ऑडिटर इन केस ऑफ फ्रॉड, भाई इसका कोड है RLDI रोमम लाई। RLDI यानी RLD क्या आती है, RLD मेरठ में उसमें यूपी में एक पार्टी है RLD जैन चौधरी की, उसको बोलते हैं RLDI रोमम लाई, RLDI रोमम लाई, RLDI रोमम लाई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर से क्या भाई, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रिजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रूल फ्री इन द फॉर्मेटरी स्टेटमेंट्स whether case of by fraud or error, यानी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रिजनेबल एश्योरेंस, मतलब कि ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिजनेबल एश्योरेंस ले दैट फाइनेंशियल एज रूल आर फ्री फ्रॉम द मेटल इंस्ट्रूमेंट वेदर caused by error और fraud, यानी कि सारे के सारे मैं रिजनेबल एश्योरेंस लेना है। उसके बाद ड्यू टू इनहेरेंट RLL से एल से क्या है लिमिटेशंस, एल ऑडिट टू due to inherent limitation of it, there is unavoidable risk that some matter instrument may not detect it even though audit is properly planned and performed as per SC। सीधी बात है भाई, हमने पढ़ा था इससे 200 में, क्योंकि कोई इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, उसका कोड था FAC यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, एंड तीसरा था कंक्लूजन, C से कंक्लूजन रीच्ड।
सी से कंक्लूजन देते थे। तो ये हमारा कोड था। तो यानी जो हमारा सॉरी कंक्लूजन नहीं था, कोस्ट एंड, हमारी कोस्ट और टाइम की वजह से हमारा वो था। तो इनकी वजह से हमारा इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, तो हम नहीं ले पाते, ठीक है, हम सारी चीज़ों को नहीं ढूंढ पाते। इनहेरेंट लिमिटेशन, रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मैटर स्टेटमेंट रिजल्टिंग द फ्रॉड इज हायर देन फ्रॉम एरर। यानी कि जब हमारा फ्रॉड से हमें हमारी मिसस्टेटमेंट आउट होती है, वो एरर से ज़्यादा मतलब ज़्यादा होती है। दिस इज बिकॉज फ्रॉड इन्वॉल्व ऑर्गेनाइज स्कीम डिजाइन टू कंसील इट। यानी जो फ्रॉड करते हैं भाई, वो इतने नहीं होते कि भाई हाँ तुम्हें मिल जाएगा। वो फ्रॉड इतनी चालाकी से करते हैं, इतनी प्लान्ड वे में करते हैं कि कोई इसको ढूंढ ना पाए। मतलब इतने इतने हाई लेवल पे करते हैं, इतने हाई लेवल का दिमाग लगाता है ऑर्डर। तो भाई एक छोटा सा क्लाइंट आर्टिकल जाके क्या निकाल लेगा वहाँ पे। तो वो तो बहुत पुराने खिलाड़ी होते हैं, 20-20 साल से एक्सपीरियंस हो उनको, तो प्लान वे में होता है वो। ठीक है, रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मैटर मिसस्टेटमेंट, ये तो हो गया भाई हमारा। ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई रिस्क एंड असेस द रिस्क ऑफ मैटर ड्यू टू फ्रॉड एज एट फाइनेंशियल लेवल एंड assertion levels. It is not a presumption that there are risk of fraud in revenue recognition, cash balance and etc. in cash lack control risk of achievement. यानी क्या बोलता है कि भाई, क्या बोलता है कि ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मैटर ड्यू टू फ्रॉड फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। यानी उसको ढूंढेगा कि भाई फ्रॉड आइडेंटिफाई करेगा कि मैटर मिसस्टेटमेंट कहाँ कहाँ पे है फ्रॉड में, फाइनेंशियल लेवल पे देखेगा। और एजर्सन लेवल यानी कि छोटे छोटे लेवल पे भी देखेगा, ईच पार्टिकुलर आइटम पे देखेगा, ट्रांजेक्शन पे देखा। यानी कि इट इज प्रेजम्पशन दैट देयर इज रिस्क ऑफ फ्रॉड रेवेन्यू रिकग्निशन कैश बैलेंस, कहीं भी हो सकता है फ्रॉड। ठीक है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर ओवरऑल रिस्पॉन्स टू एड्रेस रिस्क्ड एसेट रिस्क मैनेजमेंट ड्यू टू फ्रॉड। रिस्क मतलब डिटरमाइन करेगा कि उसका ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या होगा भाई उसका। ठीक है, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज और सस्पेक्टेड ए फ्रॉड, ही शैल कम्युनिकेट अ फ्रॉड टू मैनेजमेंट। इफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट, ही शैल कम्युनिकेट टू ट्रेसेबिलिटी। ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर देयर इज रिस्पांसिबिलिटी टू रिपोर्ट ऑफ द फ्रॉड ऑन रेगुलेटरी अथॉरिटीज। भाई उसको अगर उसने फ्रॉड मिल जाता है, सबसे पहले टीचर को बताएगा, और उसके बाद वो इसको सिबिलिटी भी होती है हमारी सेक्शन 143(12) सब सेक्शन 12। तो भाई उसमें हमें बताना होता है कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉड है तो हमें मैनेजमेंट को, मतलब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना था 3 डेज। ऐसी ही है कि वो इतनी, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होता है तो हमें उसको बताना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो नहीं है। इन केस ऑफ कंपनी ऑर्डर शैल रिपोर्ट फ्रॉड एज पर सेक्शन कंपनीज एक्ट, और कारों में बताना पड़ता है 11 में से, जो क्लोज 11 है उसमें बताना पड़ता है कि भाई। तो सबसे पहले क्या आता है, आर से क्या था, रीजनेबल एश्योरेंस लेगा। एल से कहता है कि लिमिटेशन होती है ऑडिटर को, तो सारी चीजों को चेक नहीं कर सकता। एंड डी से जो तो नो डिटेक्टेड मेटल इश्यूमेंट रिजल्टिंग फ्रॉड इज हायर देन एरर, उसमें बता देंगे भाई हाँ वो मैनेजमेंट कचली में होता है। आरएलडी आई से क्या था, अजर्सन लेवल। आइडेंटिफाई एंड एसेस, ये है आइडेंटिफाई करेगा एंड एसेस रिस्क ऑफ मैटर ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल एंड अजर्सन लेवल पे ढूंढेगा। उसके बाद है आरएआई रिस्पॉन्स, उसके बाद देखेगा ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या है, उसके बाद कम्युनिकेट करेगा, और उसके बाद फ्रॉड को कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट TCWG को। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है या 1 करोड़ से तो उसमें उस केस में उसको 143 और कारों में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आता भाई ऑडिटर प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिटर प्रोसीजर टू टेस्ट। क्या ऑडिटर प्रोसीजर है भाई, अगर उसको ओवरराइड लगता है, कंट्रोल को ओवरराइड करते हैं। टेस्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल लेजर एंड एडजस्टमेंट मेड इन द फाइनेंशियल। ठीक है, वो टेस्ट करेगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री जो जर्नल लेजर में हुई है, और एडजस्टमेंट मेड इन द फाइनेंशियल, उसमें एडजस्टमेंट सही हुई है नहीं हुई है, यानी ठीक है। रिव्यू काउंटिंग एस्टिमेट फॉर बाइजेस, यानी कि उसको देखा कि वो जो अकाउंटिंग एस्टिमेट कर रहे हैं उसको बाइज मैनर तो नहीं बनाए हैं उसने, अनबाइज मैनर होना चाहिए। फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर द आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, evaluate whether business rational of transaction suggested that they have been entered to engage in fraudulent financial reporting.
यानी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन को देखा कि अगर वो नॉर्मल मतलब आउटसाइड कंट्रोल है तो उनको चीज़ों को देखेगा, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी कंटिन्यू परफॉर्म एंड ऑडिट। इम्पॉसिबिलिटी, क्या इम्पॉसिबिलिटी है? टू कंटिन्यू टू परफॉर्म ऑफ ऑडिट as a result of misstatement result from fraud. Auditor encounter exceptional circumstances that bring question to auditor ability to continue performing as a audit। यानी भाई उसको फ्रॉड मिला है, उसको लगा कि भाई फ्रॉड बहुत बड़ा है तो भाई उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। भाई इतना बड़ा, इतना हर चीज़ पर फ्रॉड निकल रहे हैं, हर जगह फ्रॉड निकल रहे हैं, इतने बड़े बड़े फ्रॉड निकल रहे हैं, भाई उसको छोटा, ये तो फ्रॉड वाली कंपनी का भी मैं ही ना फंस जाऊँ यहाँ पे। ठीक है, तो उसको वो चेक करेगा कि मेरे को कंटिन्यू करना नहीं करना। तो ऑडिटर सेल देखेगा डिटरमाइन प्रोफेशनल लीगल रिस्पांसिबिलिटी टू रिपोर्ट द पर्सन टू हुम ऑडिट अपॉइंटमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी रिगार्डिंग फ्रॉड्स। वो देखा कि भाई किसको उसकी रिस्पांसिबिलिटी, प्रोफेशनल लीगल रिस्पांसिबिलिटी है रिपोर्ट करने की। ठीक है, जिसने उसको अपॉइंट किया है, अगर भाई बैंक में तो बैंक में आरबीआई करता है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कंपनी ने किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। कंसिडर टू विड्रॉल फ्रॉम मैनेजमेंट इफ विड्रॉल इज लीगली परमिटेड, अगर उसको लगता है कि भाई विड्रॉल कर सकता हूँ तो और लीगली परमिटेड भी है तो कर सकता है। इफ ऑर्डर विड्रॉल डिस्कस विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इश्यूज रिगार्डिंग द विड्रॉल्स एंड रीजन फॉर विड्रॉल्स। जो अप्रोप्रिएट लेवल मैनेजमेंट है, यानी कि जो भी है सीनियर लेवल है, सीईओ सीएफओ जो भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनसे वो टीसीडब्ल्यू से कह रहे हैं कि भाई मेरे को विड्रॉल करना है, रीजन बता देगा, मैं इस वजह से विड्रॉल कर रहा हूँ, या तो फ्रॉड हो रहे हैं, चोरी डकैत सब भरे पड़े हैं, मैं तो भाई विड्रॉल कर रहा हूँ, बता दिया। डिटरमाइन प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट द पर्सन हु मेड ऑडिट अपॉइंटमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी रिगार्डिंग ऑडिटर और विड्रॉल्स एंड रीजन फॉर विड्रॉल्स। प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? ठीक है भाई, उसको रिपोर्ट करना तो नहीं है, वो जो हमारा सेक्शन 143(12) था उसमें वो रिपोर्ट करना है। कारो है तो उसको रिपोर्ट करना तो बताना पड़ेगा। उसके बाद है मैनेजर एंड रिप्रेजेंटेशंस। ऑडिटर शैल ऑब्टेन WR फ्रॉम द मैनेजमेंट इश्यूज दैट, किन के बारे में वो WR लेगा? दे एक्नॉलेज द रिस्पांसिबिलिटी डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एंड कंट्रोल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड्स। यानी कि उन्होंने डिजाइन भी करे हैं, इम्प्लीमेंट भी किया, एंड मेंटेनेंस डिजाइन इम्प्लीमेंट मेंटेनेंस ऑफ एंड कंट्रोल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड्स। मैनेजमेंट जो सिस्टम लगा, जो इंटर कंट्रोल लगाया उसको करेगा, एक्नॉलेज करेगा, WR लेगा मैनेजमेंट से कि भाई मैं सारी चीज़ों को ढूंढ नहीं पा सकता, तुमने WR दो में कि तुमने सबसे अच्छे से कंट्रोल किया या नहीं किया। दे हैव डिस्क्लोज द ऑडिटर द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड, कि उन्हें सारे डिस्क्लोज कर दिया फ्रॉड। दे हैव डिस्क्लोज द ऑडिटर अक्लोज फ्रॉड सस्पेक्टेड फ्रॉड आफ्टर द 80, सारा डिस्क्लोज कर दिया उन्होंने, नॉलेज ऑफ एनी एलिगेशन और फ्रॉड सस्पेक्टेड फ्रॉड्स। ठीक है, मतलब सारे कुछ उन्होंने डिस्क्लोज कर दिए हैं। ठीक है भाई, ये हमारा ख़त्म होता है एस से, हमारा एस से ख़त्म होता है 240। अब आते हैं हम भाई 250।